हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एल के मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले मैंने लाभ हानि का 2 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से उन्हें देख लें। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें सीखने को मिलेंगी और आपको शुरू से सीखना पड़ेगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। और अगर आपने पहले से पढ़ा है फिर तो कोई बात ही नहीं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू से ही देखें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बोला था कि हर एक बात आपको इसमें से पहले से नहीं पता होगा। अगर आपने पढ़ा है तो भी आप सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। उनमें से ज़्यादातर बात आप हो सकता है आपको पता हो, लेकिन सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए आप ज़रूर से पहली और दूसरी वीडियो को देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के किस किस टाइप के क्वेश्चन आज हमें मिलते हैं। देखें भाई, पहला सवाल अपने पास क्या है, और आप ज़रूर से पिछले सवालों की प्रैक्टिस करके आएँ। जब भी आप अगली वीडियो देखने के लिए चले तो आप ज़रूर से पिछले सवालों की प्रैक्टिस कर लें। और हाँ, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ज़रूर से मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्त, कि एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ यानी कि 12 कॉपीज 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रैमुल के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आपको एक प्रति का क्रैमुल बताना है, यानी कि एक कॉपी का मूल्य कितना है। आपसे ये बोला गया है दोस्त सिंपली कि 1200 कॉपी बेचने पर आपको, एक किताब की 12 कॉपी बेचने पर, सॉरी 1200 नहीं है, 12 कॉपी बेचने से 1800 रुपये में, यानी कि 12 कॉपी बेचने पर आपको 3 कॉपियों के क्रैमुल के बराबर लाभ हुआ है। तो एक्चुअली में आपको बताना है कि क्रैमुल कितना है, एक का क्रैमुल आपको बताना है कितना है। ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, आप पहले ये लिख लो कि यहाँ पर हुआ क्या है, लाभ। लाभ कैसे होता है, तो लाभ होता है विक्रैमुल माइनस क्रैमुल। आप ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। ठीक है, लाभ निकालते कैसे हैं हम, विक्रैमुल में से क्रैमुल को घटा के। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखो एक बार तो मैं फॉर्मूला बता दूँ, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल बराबर होता है लाभ। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि लाभ कब होगी, जब हम ज़्यादा में बेचेंगे कम में खरीद के तभी तो लाभ होगी। इसमें फॉर्मूला की कौन सी बात है। ठीक है, आप ज़्यादा में, कितना ज़्यादा में आप बेच रहे हैं वही तो लाभ है। कितना ज़्यादा, मान लो 10 में खरीद के हमने 15 में बेचा, तो कितना ज़्यादा में बेचा ये जानने के लिए तो हमें 15 में से 10 को घटाना ही पड़ेगा। यानी कि हमारे विक्रैमुल में से जब हम क्रैमुल को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा लाभ कितना है। तो वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल बराबर लाभ लिख दिया। अब यहाँ पर आप विक्रैमुल की जगह पर लिखोगे कि 12 कॉपीज को बेचा गया था, यानी कि 12 का एसपी, और माइनस में क्रैमुल के जगह पर आप बताओ कि 12 को खरीदा गया होगा तभी तो 12 को बेचा गया होगा, यानी कि 12 का सीपी भी। 12 का एसपी माइनस 12 का सीपी बराबर लाभ हो रहा है। लाभ लिखा गया है कि 3 प्रातियों के क्रैमुल के बराबर, यानी कि लाभ है 3 CP के बराबर। यही ध्यान रखना है। अगर आपको विक्रैमुल के बराबर लाभ कहता तो हम 3 SP कह देते, लेकिन यहाँ पर क्रैमुल के बराबर लाभ है तो मैंने 3 CP लिख दिया। अब यहाँ से आपको सीपी और सीपी को एक तरफ करना है, तो आप बोलोगे कि 12 SP बराबर, देखो 12 CP उधर जाएगा तो 3 के साथ मिलके वो कितना बन जाएगा, 15 CP बन जाएगा। और यहाँ से आप SP/CP अगर निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 15/12। ठीक है, SP/CP 15/12 होगा कि नहीं, अब बताओ। ये 12 इस तरफ चला जाएगा और CP उधर से इधर आ जाएगा, तो SP/CP कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 15 और बटे में 12। और इन्हें अगर आप कटाओगे तो ये कट जाएगा, 4×3=12 और ये 5×3=15, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4/5। अब यहाँ से एक बात आप समझो कि 4 है SP के सामने और 5 है CP के सामने, यानी कि इनका रेशियो आ गया 4 और 5 का। और सवाल में हमें विक्रैमुल दिया हुआ है 1800। अब ये भी आपको बात समझना पड़ेगा कि जो 1800 विक्रैमुल दिया हुआ है वो कितने का विक्रैमुल है, 12 कॉपीज का विक्रैमुल है 1800। तो आप एक बार इधर पहले सॉल्व कर लो कि 12 कॉपीज का जो SP है वो कितना है, 1800 है, तो एक का SP कितना बनेगा। तो आप 12 से कटाओगे 180 को तो 15 बार कट जाता है, और 1 0 का 1 0, यानी कि एक की SP कितनी आ गई, 150। तो हम ये कहेंगे एक की SP 150 है। और SP हमारे पास कितनी आई हुई है, तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो SP आया है वो आया है कितना, ओ ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर ना। SP हमारे पास ऊपर 5 ना आएगा, यहाँ पे इसे मिटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि सवाल में आप देख पा रहे हैं SP/CP लिखा है मैंने, और ये कटाकर 5/4 आया है। देखो यहाँ पे 5 और 4 आया है, तो एक्चुअली में 5 और 4 आया है। अब देखो हमारे पास SP के सामने कितना आया है, 5, लेकिन SP आया कितना, 150। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू अगर 150 है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 को 150 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 30 से गुना करके, 30 से 4 को गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 5 की वैल्यू 150, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 120।
अगर नहीं समझ में आया तो आप अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल भी सेम है, इसीलिए मैंने एक तरीके कई सवाल कवर किए हुए हैं कि आपको समझ में आ पाए। देखिए यहाँ पर है कि 17 गेंदों को अगर आप 720 रुपये में बेचेंगे तो 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि हो रही है यहाँ पर। तो एक गेंद का क्रैमुल बताना है। तो पहले तो आप एक गेंद का विक्रैमुल निकाल लो। देखो 17 गेंदों का विक्रैमुल अगर 720 है तो एक का एसपी कितना हो जाएगा, 17 अगर 720 है तो एक कितना हो जाएगा 720 और बटे में 17। एक की वैल्यू विक्रैमुल आ गई कितनी, 720 बटे में 17। अब आपको ये दे रखा है कि 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि होती है। तो हानि हम कैसे लिखते हैं बताओ, जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। 100 में खरीद के अगर 80 में ही बेचूँ तभी हानि होगा, यानी कि खरीदारी ज़्यादा की लेकिन बिक्री कम की। तो यहाँ पर हम हानि कैसे निकालेंगे, क्रैमुल और माइनस में विक्रैमुल करके, क्रैमुल माइनस में विक्रैमुल और बराबर का हानि। ठीक है, अब बताओ क्रैमुल टोटल 17 गेंद है तो हम 17 सीपी लिख देंगे, पिछले सवाल जैसा 17 सीपी, और माइनस में 17 एसपी लिखेंगे विक्रैमुल के बदले में, और हानि के बदले में हानि हो रहा है 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर, यानी कि यहाँ पे हम 5 सीपी लिख देंगे। अब सीपी को एक साइड करेंगे तो 5 इधर आके 17 में से घटेगा तो 12 सीपी हो जाएगा, और 17 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 17 एसपी। और यहाँ से मैं वापस सीपी बाई एसपी अगर लिखूँ तो आप बोलेंगे ये आएगा 17 बटे में 12। अब देखो सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ था, एसपी की वैल्यू आई हुई थी 120 और 720 बटे में 17। ठीक है, देखो ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप नहीं लिखोगे ये चीज़ है, ये वाली चीज़ नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है लिखना। आप डायरेक्ट यहाँ से समझ लो कि एक का एसपी हमारे पास 12 आ गया, और सवाल में 17 वस्तुएं थी तो 17 वस्तुओं की एसपी कितनी होती, 17 और गुना में 12 होता। और इसका मतलब सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में एसपी दिया है 720। ये बात आप बहुत ध्यान से समझना कि हमारे हिसाब से एक वस्तु की एसपी 12 बनी है, इसीलिए मैं यहाँ से एक निकाल रहा था 17 से भाग करके, लेकिन वो नहीं करना है तो उसको अलग हटा दो, उससे अच्छा ही रहेगा, ऐसे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, आपका घटाने में आसानी भी रहेगी। तो आप एसपी, एक की एसपी अगर 12 आ गई और 17 वस्तुएं थी, 17 गेंदें थी, तो 17 की एसपी 17 गुना 12 हो गई, लेकिन सवाल में एसपी दे रखा है 720। अब अगर 17 गुना 12 720 है और हमें बताना है सीपी एक की, यानी कि 17 की वैल्यू हमें बतानी है। अभी बताओ 17 की वैल्यू बतानी है तो केवल 12 हम कटा नहीं, इधर 12 छक 72, 60 बार में कट जाएगा, तो इधर 17 बच गया और इधर 60 बच गया, यानी कि इसका मतलब 17 की वैल्यू 60 है और 17 ही सीपी था, इसका मतलब सीपी कितना है दोस्त, 60 है, और 60 इस सवाल का आंसर है। और अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो अभी भी आप अगले सवाल पे आए, यहाँ पर भी आपको बात ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि 25 पुस्तकों को 2000 में खरीदा और 5 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक पुस्तक का विक्रयमूल्य बताना है। तो आपको वैसे ही काम करना है। आप देखो पहले यहाँ पर हुआ क्या है, लाभ हुआ है, तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, विक्रयमूल्य माइनस में क्रयमूल्य, ठीक है, और बराबर में लाभ होता है। तो कितने पुस्तकें थी, 25 पुस्तकें, तो मैं 25 का एसपी लिखूंगा विक्रयमूल्य के बदले और माइनस में 25 का ही सीपी लिखूंगा क्रयमूल्य के बदले, और लाभ हुआ है विक्रयमूल्य के बराबर, कितने के विक्रयमूल्य के बराबर, 5 के विक्रयमूल्य के बराबर। तो यहाँ पे मैं 5 एसपी लिखूंगा इस बार, न कि सीपी। एसपी क्यों, क्योंकि मुझे विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अभी यहाँ से एसपी एक साइड करूंगा तो 5 को 25 की तरफ लाऊंगा तो ये 20 एसपी बच जाएगा, 20 एसपी बराबर आ जाएगा आपके पास 25 सीपी। और यहाँ से अगर आप एसपी बाई सीपी लिखने जाओगे तो ये बन, एसपी बाई सीपी लिखोगे तो ये बन जाएगा 25 और बटे में 20। और अगर आप चाहो तो इन्हें कटा भी सकते हो, नहीं भी कटाओगे तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी कटा लेते हैं चलो। तो ये 5 पचे 25 और 4 पचे 20, यानी कि 5 बटे में 4 आ गया। अभी आप यहाँ से सोचो कि हमें ये जो दिया है 2000, ये क्या दिया हुआ है, खरीदा, यानी कि वो क्रयमूल्य है। कितने का क्रयमूल्य है, तो आप सवाल देख के कहोगे कि ये 25 पुस्तकों का क्रयमूल्य है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक पुस्तक का क्रयमूल्य 4 आ गया है। तो अगर एक का क्रयमूल्य 4 है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 गुना में 4, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2000, और हमें निकालनी है विक्रयमूल्य, एक का विक्रयमूल्य, यानी कि 5 एक का विक्रयमूल्य आया है रेशियो में, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप चाहो तो इस 25 से इस 2 जीरो को 4 बार में घटा दो, 100 समझ के, 25 चौके 100, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू 20 आ गई। और हमें 5 की वैल्यू बतानी थी क्योंकि 5 ही हमारा विक्रयमूल्य है, तो 5 की विक्रय कितना हो जाएगा, ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, 20 बचे कितना हो जाएगा 200, और 100 इस सवाल का आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आशा है कि आपको बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करें अपना। देखिए यहाँ पर क्या है अपने पास दोस्त, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 14 घड़ियाँ प्रत्येक को 450 के समान विक्रयमूल्य पर बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक घड़ी के क्रयमूल्य बता दो। देखो बिल्कुल सेम है, आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाओ जरूर से, और अगर बन जाए तो एक बार लाइक और कमेंट कर दो। देखो यहाँ पर क्या है कि 450 के समान
विक्रयमूल्य पर बेचा जाता है तो 4 घड़ियों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। अब लाभ की बात आ गई तो हम वही कहेंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रयमूल्य और माइनस का क्रयमूल्य बराबर होता है लाभ। अब बोलोगे 14 घड़ियाँ थी तो 14 का SP और माइनस में 14 का ही CP और बराबर में 4 घड़ी का क्रयमूल्य यानी कि 4 का CP। क्रयमूल्य है यहाँ पर 4 घड़ियों का क्रयमूल्य, ध्यान रखिएगा, तो 4 का CP। अब CP को हम CP की तरफ ले जाएंगे तो 14 SP कितना बच जाएगा, 14 और 4 18 CP बच जाएगा। और यहाँ से मैं SP/CP अगर लिखूँगा तो SP/CP हमें कितना मिल जाएगा, 18/14 और कटा देंगे तो ये मिल जाएगा 9/7। और सवाल में आपको 14 घड़ी का विक्रयमूल्य दिया था। अब बताओ कि एक घड़ी का भी, अच्छा 14 घड़ी को इतना के समान विक्रयमूल्य पर बेचा जाता है। यहाँ पर वो एक घड़ी का विक्रयमूल्य है कि सब घड़ी का विक्रयमूल्य है। एक बार क्या करते हैं, अगर एक घड़ी का रखेंगे तो लगता है कि बात गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि 450 के समान विक्रयमूल्य पर बेचा जाता है। समान विक्रयमूल्य का मतलब हर एक घड़ी को 450 में बेचा जाता है। और अगर हर एक घड़ी को 450 में बेचा, ये कहता कि अगर इतना रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है डायरेक्ट तो हम समझते कि 14 घड़ी को यह 450 में ही बेच दिया है। लेकिन यहाँ पर इतना के समान पर बेचने का मतलब, समान विक्रयमूल्य पर बेचने का मतलब 14 घड़ी में प्रत्येक को, यहाँ पे लिखा है कि नहीं, प्रत्येक को हर एक को 450 में बेच रहा है, यानी कि एक घड़ी की कीमत 450 है विक्रयमूल्य में। और हमारे पास विक्रयमूल्य 9 है एक घड़ी की, तो 9 की वैल्यू हम कहेंगे कि 450 है, यानी कि एक की वैल्यू 9×5 = 45 और ये 0 का 0 50 है। एक की वैल्यू 50 है तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35 यानी कि 350। और 350 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा अंतर था इसमें। देखिए इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये चीज़ दे रखा है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा इस सवाल में अपने पास क्या दिया हुआ है। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है अब, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं अभी सवाल को। देखें इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक विनिर्माता कंपनी या विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे 25% के लाभ पर 15,045 रुपये में एक ग्राहक को बेच देता है। तो इसका विनिर्माण मूल्य क्या है। अब देखो, एक तो मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था पहले ही वीडियो में कि जब भी आपको लास्ट की वैल्यू दे करके और शुरू वाली वैल्यू पूछे, देखो विनिर्माता का पूछ रहा है और लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि लास्ट का वैल्यू देके शुरू का पूछ रहा है, तो मैंने बोला था कि ऐसे में उल्टा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और वो कॉन्सेप्ट भी मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो उल्टा कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्या लिखेंगे, पहले 150 और 45 लिख देंगे और गुना में आप बोलोगे कि एक बार 18% का लाभ है तो 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे 118, और फिर गुना में दूसरा बार 20% का लाभ है तो आप लिखोगे 100/120, और तीसरा बार 25% का लाभ है तो अभी गुना में 100/125। अब आटा नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें लिखना था 15,045 और गुने में पहला बार 18% का लाभ है तो 100/118, दूसरा बार 20% का लाभ है तो 100/120 और तीसरा बार 25% का लाभ है तो 100/125। अब आप इसको कटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कटाने में थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इसे कटाते हैं, वैसे ऐसा और टाइप तो अभी नहीं मिला है, लेकिन आगे आपको जल्द ही ऐसे टाइप मैं बता दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा टाइप आपको डिटेल में सीखना है तो आप SD यादव वाले मेरा जो दूसरा वीडियो है लाभ हानि का, उसे जरूर देखें। SD यादव का 2 ही पार्ट अभी बना है, तो दूसरा पार्ट SD यादव का जरूर से देखें। ऐसे हर एक सवाल को आपको चुटकियों में करने आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि क्या है। अगर आप इसे कटाने जाओगे तो देखो कटाने में थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस पड़ेगा, फिर भी कटाते हैं जितना बार में कटेगा। ये दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा, फिलहाल इसको मैं कटा रहा हूँ 5 से 25 बार में और ये 4 से 25 बार में। फिर आप कटाओगे कि ये 5 से अभी ये कट गया 20 बार में और 20 से ये कट गया 6 बार में, और अभी भी हम क्या लिख सकते हैं, अब 6 से ये कटेगा, 5 और 1 6 और 4 10 5 15। 6 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट रहा है तो 3 से इसको कटा देते हैं, कितना बार में कटेगा। तो आप बोलेंगे कि ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 3 से कटेगा, 5 3 15 और फिर 0 और 15 3 से 15 3 45, बिल्कुल ये इतना आ गया। और 5 से ये कट गया, सॉरी 3 से कट गया ना। अभी ये 5 और 1 6 और 5 11, यानी कि अभी ये 3 से कटने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, 118 को ये अभी 2 से कटने वाला है तो हम कटा लेते हैं। ये 118 59 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 दूना 4। अभी 59 से अगर आप इसको कटाओगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 59 से कटेगा ये कि नहीं कटेगा। अब तो ये देखने वाला बात है दोस्त, कटना तो चाहिए लेकिन 59 से नहीं कटेगा तो बात बनेगा कैसे।
चलो इसको ये 5 से तो कटने वाला है ना, इसको 5 से तोड़ के लिखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते थे 5 से तोड़ के। आप बताओ, अगर इसे मैं 5 से काट के लिखता तो ये 5 एक बार में लिखता, 0 0 और 5 3 15 लिखते, यानी कि इतना गुना में 5 है। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, कि इसका मतलब कटाने पर इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 1003 गुना में 5 है, इसको गुना करेंगे तो ये वापस 50 और 15 बन जाएगा। अभी देखो ये 59 से ये कट जाएगा ये चीज़ें, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 कितना बार में जाएगा, 59 से ये 17 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 17 बार में ये कटने लायक है। तो हमने इसे 17 से कटा दिया, ये 17 से कट गया। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा है, देखो 17 बचा है, फिर बचा है 5, और क्या बचा है, एक बार 100 बचा है, और एक बार 2 बचा है, और नीचे भी एक बार यहाँ पर 2 बचा है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 17 बचे 8500 आपका आ जाएगा, और 8500 इसका आंसर है। तो देख रहे हैं कि ऐसे में कटाने में काफ़ी टाइम लग गया, और हालांकि हर एक सवाल में कटाने में आपको टाइम नहीं लगता है, इसको समझना आसान है, लेकिन कटाने में कहीं कहीं आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप घबराइए मत, आप डीएस वगैरह अगर जानते हैं तो डीएस का यूज करके इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिलहाल, और इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। लेकिन फिलहाल इस सवाल में डाटा कुछ ऐसा है कि आपको दूसरे सवाल में भी गुना भाग करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका आप जरूर से समझिए, यहाँ पर राकेश यादव सर द्वारा बनाया गया काफ़ी अच्छा तरीका। यहाँ पे है सवाल में कि 18% लाभ पर बेचा गया। 18% का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 18% का मतलब है ये 9 दूना 18 और 100 दूना 50 दूना 100। 18% का मतलब अगर आप फ्रैक्शन लिखोगे तो ये 18/100 लिखोगे, 18/100 को कटाओगे तो ये 9/50 आ जाएगा। दूसरा बार 20% है तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, और तीसरा बार 25% है तो 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। और ये हर एक का लाभ है, ये तीनों बार लाभ ही हुआ है, यानी कि मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखता तो आप बोलते कि पहला आदमी अगर 50 रुपया में खरीदा है तो 9 रुपया लाभ लेकर के बेच रहा है, यानी कि 50 रेशियो 59 होगा उसका एसपी, क्योंकि 9/50 आने का मतलब कि 50 में अगर खरीदा है तो 9 रुपये का लाभ लेके बेचेगा। दूसरा वैसे ही 1/5, यानी कि 5 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके बेचेगा, तो 5/6 का रेशियो होगा। और तीसरा देखो 1/4 है, यानी कि 4 में खरीदा है तो 5 में बेचेगा, 1 का लाभ लेके, 4 में खरीदा है तो 5 में। अब ये तिरछा कट रहा है तो कटा दो, 5 से मैंने इस 5 को काट दिया, ये 2 दूना 4 काट दिया, और ये 3 दूना 6 काट दिया। अभी देखोगे कि सीपी हमारे पास कितना बच गया, तो आप बोलेंगे जी कि सीपी हमारे पास बचा हुआ है ये 50 दूना में 100 बचा हुआ है, सीपी गुना करना है। और रेशियो एसपी कितना आ गया है, 59 गुना में 3। एसपी कितना आ गया है, 59 और गुणे में 3। और एसपी हमारे पास सवाल में दिया हुआ था 150 और ये 45, 150 और 45 दिया हुआ था, यानी कि 59 गुना 3 जो है ये 150 और 45 के बराबर था। अब यहाँ से आप चाहें तो कटा सकते हैं, इस 3 से इसको कटाइएगा तो 3 पचे 15 और 0 ये 15 बार में, और इससे ये कट जाएगा 85 बार में। यानी कि एक की वैल्यू अगर 85 है तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है, तो दोनों तरफ 2 0 लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8500 बन जाएगा। तो ये थोड़ा आसान है, और इसमें गुना भाग काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा भी काफ़ी हद तक गुना भाग कम हो गया है। आगे देखते हैं और कोई सवाल है कि नहीं। अभी आगे देखिए, ये सवाल है, इसमें आपको ये दिया गया है दोस्त कि 2 घड़ियों का जो मूल्य का अनुपात है वो 16:23 है। अब ये कह रहा है कि यदि पहली घड़ी के मूल्य को 10% और दूसरी घड़ी को हम लोग 477% बढ़ा दें तो उनके मूल्यों का अनुपात हो जाता है 11:20। तो आपको बताना है दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य कितना है। कोई बात नहीं, देखो दूसरी घड़ी का अगर आरंभिक मूल्य पूछ रहा है तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य रेशियो में 23 है, तो आप 23 से कटने वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे जांचने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है। अब एक तरीका तो यह है, ये है, या दूसरे तरीके में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले केस में ये 16:23 था, और ये हो गया कि इसको 10% बढ़ा दिया गया। 10% का मतलब 1.6 है, अगर ये 1.6 बढ़ जाएगा तो ये 17.6 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले को बढ़ाया गया है कितना, सवाल में कह रहा है कि दूसरे वाले को बढ़ाया गया है 477। अब देखो ये रुपया में बढ़ा है, ये परसेंटेज में बढ़ा है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है, वरना क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्त कि ये बढ़ गया है 1.6, यानी कि 10%, तो ये बन गया है 176, और ये इसको बढ़ाना है 477। अब यहाँ से आप एक बात सीधी कह सकते हैं कि चलो 477 तो बाद में बढ़ाएंगे, अभी हमें ये पता है कि बढ़ाने के बाद इनका जो रेशियो बनेगा वो 11:20 बनेगा। बढ़ाने के बाद कितना बनेगा, 11:20 बढ़ेगा। अब एक बात आप समझो कि अगर ये बढ़ाने के बाद 11 हो जाता है, लेकिन बढ़ाने के बाद बना कितना है हमारा, 16 को हमने बढ़ाया तो ये
बना है 176, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस 11 की वैल्यू कितनी दे दी, 176। अब वापस आप जरा एक बार और समझ लो इस बात को, यहाँ तक अगर आपने नहीं समझा तो। मैंने ये बोला था दोस्त कि इनका रेशियो शुरू में है 16 और 23 का, 16 और 23 मैंने लिख दिया। फिर बोल रहा है कि पहले वाले को 10% बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया। दूसरे वाले को 477 बढ़ा दिया, उसको नहीं बढ़ाया अभी, क्योंकि हम ये रेशियो है और रेशियो में 477 हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि चलो इसको बढ़ाने के बाद और इसको बढ़ाने के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा कितने का, 11 और 20 का। अब 11 का रेशियो बन रहा है तो 11 किसको डिनोट कर रहा है, 17.6 को। तो मैं ये लिख लिया कि 11 किसके बराबर है, 11 बराबर है 17.6 के। यहाँ यानी कि एक किसके बराबर होगा, इससे कटाओगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि एक 1.6 के बराबर है। और अगर एक 1.6 के बराबर है तो आप बोलेंगे कि 20 किसके बराबर होगा दोस्त, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 16 दूना 32, यानी कि ये आ जाएगा 32। यानी कि यहाँ पर 20 के बदले ये कितना है, 32 है रेशियो में। अब आप देखो शुरू में ये 23 था और लास्ट में 32 बन गया है, तो कितना बढ़ गया है बताओ, 23 से 32 हो गया तो बढ़ा कितना, तो आप बोलेंगे जी कि ये बढ़ गया 9 3 12, यानी कि 9। ये बढ़ा 9, लेकिन सवाल में कितना बढ़ाना है, 477, यानी कि 9 की वैल्यू 477 है। और हमें बताना है दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य, यानी कि 23 की वैल्यू बतानी है। तो आप 9 की वैल्यू अगर 477 है तो एक की वैल्यू आप बोलोगे 9 पचे 45 और 9 तियाँ 27, एक की वैल्यू 53 हो गई। तो आप बोलोगे 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 बराबर हम 53 को 23 से गुना करेंगे, तो आपको भी पता है कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 9 मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन बी मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, आप गुना भी करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 9 है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से मार्क कर दिया, एक की वैल्यू 53 तो 23 की वैल्यू इतनी। अब देखो अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 23 से कटने वाला ऑप्शन जाँच कर भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में है आपको कि 80 रुपये को 5% की 2 छूट देने के बाद बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। काफ़ी आसान है, आप 80 लिख लो, 5% पहला बार छूट दे दिए, यानी कि आपने लिया कितना 95/100। दूसरा बार भी आपने 5% छूट दे दिया, यानी कि फिर से आपने कितना लिया 95/100। 2 बार छूट दिया गया, आप यहाँ से कटा लो तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये फिर 19 पचे 95, और ये 2 पचे 10, और ये 2 चौके 8, और ये फिर से 19 पचे 95, और ये 20 पच्चीस 100, और ये 4 पच्चे 20 कट जाएगा। तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 361, और बटे में ये 5, यानी कि इसको डबल करेंगे तो 36 दूना 72.2 आएगा ये। ठीक है, इतना में बेचा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीका हो गया अपने पास करने का। दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट 5% का 2 क्रमिक छूट निकाल लो, यानी कि एक बार 5 छोड़ा गया, फिर ये आप याद रखिए कि 2 बार अगर छूट दिया जाए या 2 बार परसेंटेज चेंज हो तो हम कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और फिर प्लस माइनस सी, नहीं यहाँ पे हम बोलते हैं ए गुना बी बाई सी। ये रिजल्टेंट होता है परसेंटेज, यानी कि प्रभावी दर इसको बोलते हैं या इफेक्टिव रेट बोलते हैं। ठीक है, या इफेक्टिव परसेंटेज भी बोलते हैं, समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं इसको, समतुल्य परसेंटेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि 5% की छूट दी गई थी तो हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये छूट है 5%, फिर से -5%, और ये माइनस मिल के अगला बार प्लस बन जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम में प्लस लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो अगला बार प्लस लिख देंगे। और इस 5 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 और बटे में 100, यानी कि ये 25 चौके 100 हो गया। तो डायरेक्ट आप बोलेंगे, या आप नहीं भी इसको कटाते तो आप बोलते कि चलो ये बन गया 5 5 माइनस का 10 और प्लस का 0.25, यानी कि 10 में से ये 25 घटाते तो आपका कितना आता जी, ये आएगा 8.75%, इतना ही आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 ही ना, 9.75 आएगा, 9.75 आएगा। और 9.75% आपको अब निकालना पड़ेगा कि 80 रुपया दाम था इसका, मैं 9.75% निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, इसको कटाओगे तो उतना आएगा। देखो इसमें थोड़ी झंझट हो जा रही है, यहाँ पे नहीं कट रहा है इसलिए, अगर कट जाता तो ये भी इजी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सारे पॉइंट में हैं, तो नहीं कटा इसीलिए ये मुश्किल हो गया, अगर कट जाता तो ईजी हो जाता। लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे आप क्या करो कि 80 को डायरेक्टली एक बार 5% घटा दो। 5% हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 10% का मतलब होता है 1 जीरो खत्म, अगर 1 जीरो खत्म कर देंगे तो 8 आएगा जो कि 10% है। अगर 10% 8 है तो 5% कितना होगा, उसका आधा होगा 4, यानी कि 4 आप घटा दो तो ये 76 बन गया। अभी एक बार मैंने 5% छोड़ दिया, दोबारा 5% छोड़ना है क्योंकि 2 छूट देना है, तो इसको भी 5% घटा दो। 5% कैसे घटाएंगे, आप फिर से बोलेंगे कि 76 का 10% होगा 7.6, लास्ट का एक अंक छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। अगर जीरो रहता तो मैं कटा देता, लेकिन जीरो नहीं है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये 10% है लेकिन मुझे 5% चाहिए, यानी कि इसका आधा चाहिए, तो 76 का आधा कितना होता है जी,
38 होता है, यानी कि 3.8 अब आपको घटाना पड़ेगा 76 में से। तो 76 में से अगर आप 3.8 घटा दोगे तो ये आएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 7 का 7 72.2 अभी भी आ जाएगा। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इतने तरीके नहीं बताने वाला हूँ, आप बस ये सीख लो, 2 तरीके आपके लिए काफ़ी हैं। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में आपको क्या दे दिया दोस्त, यहाँ पर आपको ये दे दिया कि एक दुकानदार साड़ी की अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद उसे 266 रुपये में बेचता है। अगर वह छूट ना दे तो उसे 12% का लाभ हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। आसान सा सवाल है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर इजीली आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें दिया क्या गया है। 5% का छूट दे दिया आपको, यानी कि आपने कितने में बेचा, तो आप बोलेंगे जी 95% में बेचा। लेकिन विक्रय मूल्य का मूल्य तो आपको दिया है कि ये 266 है। 95% किसके बराबर हो गया, 266 के। क्यों? क्योंकि 5% का आपने छूट दे दिया तो 95% में बेचा, जिसका मूल्य है 266 है। अब कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दे तो उसे 12% का फायदा हो जाएगा। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखो, पहले हम यहाँ से एमपी निकालेंगे। एमपी का मतलब अगर कोई वो छूट नहीं देता तो वो तो बाद का बात है। एमपी देखो, यहाँ से जब ये ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे 100% निकालूंगा तो ये क्रय मूल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो छूट दिया गया है वो अंकित मूल्य पर दिया गया है। ये लाभ और हानि का केस रहता तो मैं बोलता कि 100% निकालने पर वो क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100% निकालने पर ये आपका अंकित मूल्य आएगा, क्योंकि जो 5% का छूट दिया गया है वो अंकित मूल्य पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पहले ये कटा लो, 5 से 19 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 बच्चे 19 से ना कटाए थे हम लोग। 1 मिनट यार, क्या हो गया? देखिए भाई, क्या बता रहा था मैं, थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू आ गया था कुछ। देखिए यहाँ पर क्या था कि 5% मैंने बोला था छूट दिया, यानी कि 95% की वैल्यू किसके बराबर थी, 266 के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कटाऊंगा तो ये 5 से 19 बार में कटेगा, और 19 इसको कटाओगे तो 19 एक बार में, और 7 और 6 यानी कि 19 छक 114, ये आ गया कितना अपने पास, 14। 5% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो 5 को 20 से गुना किया गया, तो इसको भी 20 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, यानी कि ये 280 रुपया बन जाएगा। अब इसका मतलब है कि 280 रुपया में वो बेच 280 रुपया उस पर दाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ, अगर 280 रुपया उस पर दाम लिखा हुआ है तो ये कह रहा है कि अगर उतना में ही बेचे तो 12% का लाभ हो जाता है, यानी कि 280 रुपया में ही बेचेगा तो 12% का लाभ हो जाता है। अब बताओ, 12% लाभ का मतलब 112%, और अगर 112% की वैल्यू 280 है तो आप बोलोगे कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्रय मूल्य निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको कटा लो, ये कट जाएगा 28 से 4 बार में, 28 चौके होता है। 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 100% की वैल्यू इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा, तो इस साइड भी 25 से गुना करेंगे तो ये 250 आ जाएगा, यानी कि 250 अपना आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस तरीके में आपको क्या समझना पड़ेगा दोस्त, कि यहाँ पर जैसे 5% का छूट दिया गया था। 5% छूट का मतलब कितना हुआ, 5% का मतलब आपको पता है कि ये होता है 1/20, 20/2500, और ये छूट है, इसका मतलब कि अगर 20 दाम लिखा हुआ है उस पर एमपी कितना है, 1 मिनट यार, एमपी अगर 100 है, यानी कि 100 दाम लिखा हुआ है, तो बेचा कितना में जाता है, 19 में, क्योंकि 1 रुपये का छूट दे दिया गया। 100 पर 1 रुपये का छूट दे दिया गया तो 19 में बेचा गया। दूसरे केस में क्या है कि 12% का लाभ होता है। 12% का मतलब आपको पता है कि 12/100, यानी कि 3 चौके 12 और 25 चौके 100, ये कटा कर आएगा 25/3, यानी कि ये लाभ है। अब देखो, लाभ हम क्रय मूल्य पर गिनते हैं, तो यहाँ पर नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि अगर क्रय मूल्य 25 का है तो बेचा कितने में जा रहा है, 3 का लाभ लेकर के, यानी कि 28 में बेचा जा रहा है। 25 में अगर खरीदे हैं तो 3 का फायदा लेकर के बेच रहे हैं, यानी कि 28 में। और पहले वाले केस में यहाँ पर 5% छूट था, और छूट चूंकि अंकित मूल्य पर मिलता है, इसीलिए इसमें नीचे वाले को मैंने एमपी माना है, ना कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मानेंगे फिर से गलत हो जाएगा। परसेंटेज वाले में भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले को हमें, सॉरी, 100 को वहाँ पर हमें क्या मानना है, एमपी मानना है, ना कि क्रय मूल्य। अब यहाँ से देखो, विक्रय मूल्य हमारा आया है 19, लेकिन सवाल में विक्रय मूल्य था 266। तो मैं ये कहूँगा दोस्त कि ये 19 सवाल के हिसाब से 266 है, यानी कि एक की वैल्यू 14 है। 14 बार में कटा था ना, एक की वैल्यू 14 है, 19 से 14 बार में कटा था, और एक की वैल्यू अगर 14 है तो हमें क्या बताना है, एमपी। यहाँ पर एमपी आप निकाल लो, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमपी 100, अच्छा सॉरी, एमपी मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे एमपी 100 थोड़ी होगा, एमपी नीचे वाला होगा ना, ये बात आप समझ लो ज़रा, ये मेरी गलती है कि यहाँ पर हमने नीचे वाले को एमपी माना हुआ है, यानी कि 20 को एमपी माना है। ठीक है, नीचे वाले मानते हैं इस केस में। तो एक की वैल्यू अगर 14 आ गई तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 14 दूना 28, यानी कि 280, तो एमपी आ गई 280।
पिछली विधि में भी मैंने MP 280 निकाला था। अब यहाँ से आप बोलें कि MP 280 आ गई। अब सवाल में कह रहे हैं कि दूसरा बार कोई छूट न दे। कोई छूट नहीं देने का मतलब कि जितना मार्केट प्राइस है, जितना वस्तु पर दाम लिखा गया है, उसी दाम पर हम बेच रहे हैं। यानी कि अब हमारी विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, 280 में ही बेचना है अब हमें, क्योंकि हम छूट नहीं दे रहे हैं। सवाल में दूसरा बार विक्रय मूल्य है 28, लेकिन यहाँ पर 280 आ रहा है, यानी कि आप बोलेंगे 28 का मतलब है 280, यानी कि एक जीरो बढ़ा है तो 25 का मतलब भी एक जीरो बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा। या आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर कि 28 का मतलब है सवाल में 280, तो एक का मतलब है इससे कटाएंगे तो 10, और हमें CP बताना है, ये 25 है, तो 25 का मतलब आप बोलेंगे 25 दहाँ का 250, यानी कि 250। तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था दोस्त। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन बात घंटी के आइकन को ज़रूर से दबाएं, यानी कि बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। और साथ में कोशिश करें शेयर करने की और कमेंट करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।